जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो प्रैक्टिस सेट है ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 को देखते हुए तैयार किया गया। ठीक है, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, देरिदा का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म अल्जीरिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? अल्जीरिया में। ठीक है, अच्छा ये पूछ दे कि इनका जन्म हुआ कब था। ठीक है, तो इनका जन्म जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में। ठीक है, अच्छा ये है क्या? ठीक है, किस लिए इनको जाना जाता है? तो साथियों ये जो है ना, ये विरचना के सिद्धांत के लिए जानी जाती है। ठीक है, किसके लिए? विरचना के सिद्धांत के लिए। आते हैं अगले नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है राम गया है। ठीक है, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें साथियों कौन सा आपका है? सामान्य भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है राम बहुत बहादुर है इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? पहली बात कि विशेष्य होते क्या है, तो संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं उनको ही हम विशेष्य के नाम से जानते हैं। तो बताइए इसमें संज्ञा क्या आपकी है? राम क्या है? संज्ञा है, तो विशेष्य भी क्या हमारा राम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलें क्वेश्चन नंबर। अब हाँ, अब आगे गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के हमें उत्तर देना है। देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं। कि हमारे देश भारतवर्ष में शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष आज भी जारी है। ठीक है, इन दोनों वर्गों के संघर्ष में भ्रष्टाचार का जन्म लेना स्वाभाविक है। देश की पूंजीवादी व्यवस्था में साधारण जनता बुरी तरह से पिसती जा रही है। विकास के समस्त साधन पूंजीपतियों के हाथों में कैद हैं। साधन विपन्नता एवं आर्थिक संकट के मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग को पराजित कर दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है देश का कर्मठ ईमानदार बुद्धिजीवी एवं सर्वहारा वर्ग मेहनत की कमाई करके भी 2 जून की रोटी जुटा सकने में असमर्थ है। देश का सारा सरकारी तंत्र स्वार्थ लिप्तों के हाथ में फंस चुका है। ठीक है, नौकरशाही निरंकुश होकर भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। शासन व्यवस्था से जुड़ा हर आदमी स्वार्थ केंद्रित हो गया है। आगे कह रहा है हर आदमी अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन कथित भ्रष्टाचारियों का साथ देने के लिए विवश है। ईमानदारी एवं नैतिकता के बलबूते कोई भी काम करवा पाना असंभव ही है। जो व्यक्ति जितना झूठ बोलकर जी हजूरी करके अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल कर अपना काम करवा सकने की सामर्थ्य रखता है वह आज के युग में उतना ही सफल व्यक्ति माना जाता है। ठीक, रिश्वतखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है। वस्तुतः अनैतिक तौर तरीकों से किया गया प्रत्येक कार्य भ्रष्टाचार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भ्रष्टाचार कहलाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अब सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किस प्रवृत्ति ने भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा दिया है? ठीक है, इसका क्या आंसर होगा कि तकनीकी ने, रिश्वतखोरी ने, जी हजूरी ने या बेरोजगारी ने? ठीक है, किसने बढ़ावा दिया है? तो रिश्वतखोरी ने दिया है। ठीक है, जैसा गद्यांश में बताया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारे देश के किस वर्ग के लोग मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ है? बताइए मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के, उक्त सभी या सर्वहारा वर्ग के? तो जैसा कि बताया था, ठीक है, कि मध्यम वर्ग के लोग के भी हैं, निम्न वर्ग के लोग भी हैं और सर्वहारा वर्ग के भी लोग हैं, यानी सभी होगा। ठीक है, इसमें यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कि सभी लोग जो हैं मेहनत की कमाई से जीविका चलाने में असमर्थ, यानी मध्यम वर्ग के लोग भी, निम्न वर्ग के लोग भी और सर्वहारा लोग के वर्ग भी। राइट, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लुप्त हो गई है? जैसे गद्यांश में दिया था कि नौकरशाही निरंकुश होकर किसमें लुप्त हो गई है? तो भ्रष्टाचार में लुप्त हो गई है। ठीक है, किसमें? भ्रष्टाचार में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, भ्रष्टाचार में। क्वेश्चन नंबर 7 जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाक्य होगा? ठीक है, बताइए कौन सा होगा वहाँ पे? तो वहाँ पे कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ये कहना चाहता है कि जब कोई वाक्य, ठीक है, जब किसी वाक्य में क्रिया के, जो क्रिया है ना, ठीक है, क्रिया के लिंग वचन और पुरुष जब कर्ता के अनुसार, ठीक है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार बदले तब वहाँ पे कर्तृवाच्य होता है। और कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म बदलता है। ठीक है, अब यहाँ पे कर्ता के बदलने की बात करें तो कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका है 8। कह रहा इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है? बताइए मूल का अनेकार्थी शब्द क्या है? ठीक है, तो मूल का अनेकार्थी शब्द होगा आपका जड़। ठीक है, जड़।
यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए आशीर्वाद लिखा कैसे जाता है। ठीक है, आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है, आ फिर सिर, ठीक है, फिर वाह, उसके ऊपर ये वाला र और द, आशीर्वाद। ये बिल्कुल सही लिखा है। अब ऐसे कहाँ लिखा है आपका आशीर्वाद, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, आशीर्वाद ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो आशीर्वाद ऐसे लिखते हैं, राइट। चलिए आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था, तो किया था डॉक्टर ग्रियर्सन ने। किसने, डॉक्टर ग्रियर्सन ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ग्रियर्सन की अगर हम बात करें तो एक पुस्तक है, ठीक है, ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में 11 अध्यायों में हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए क्या होगा, तो इसका होगा कि पीछा न छोड़ना। ठीक है, गर्दन पर सवार होना मतलब पीछा न छोड़ना, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इससे अगर आप एक एग्जाम्पल बनाएं तो कैसे बनेगा, जैसे कि रमेश से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। ठीक है भाई, जाओ उसकी गर्दन पर सवार हो जाओ, मतलब ये कहना चाहता है कि आप उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, तो रमेश से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है भाई, जाओ और उसकी गर्दन पर सवार हो जाओ, मतलब क्या है, उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, यानी पीछा न छोड़ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा रोला शब्द में कितनी मात्राएं होती है। रोला, रोला में कितनी मात्राएं होती है, रोला में 24 मात्राएं होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आइए रोला के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए रोला जो है ना, ये सममात्रिक छंद है। कैसा है, सममात्रिक छंद है। ठीक है, और सममात्रिक छंद में हमने क्या बताया, 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो रोला में कितने चरण होंगे, 4 चरण होंगे, और प्रत्येक चरण में साथियों, ठीक है, रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, अब यति का मतलब क्या हमने बताया था आपको, विराम होता है। ठीक है, तो रोला में क्या बताया कि रोला में कितनी 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और 13 और 11 मात्राओं पे यति, यति मतलब विराम होता है, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त कौन सा, इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अब देखिए, हमने बार बार आपको बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय एक तरह से शब्दांश होते हैं। ठीक है, शब्दांश बोले तो ये शब्द के अंश होते हैं, मतलब शब्द का हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि उपसर्ग, तो उपसर्ग जो होता है साथियों ना, वो शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, शब्द के आगे जुड़ता है, और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है, तो ये शब्द के पीछे जुड़ता है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो प्रयुक्त सीधे मतलब जो प्रत्यय हमारा होगा वो कहाँ होगा, शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़ा होगा। ठीक है, तो पांडित्य में बताइए कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, क्या यह है, यह है, तय है, यह है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय इसमें है, इसमें साथियों आपका यह प्रत्यय। ठीक है, यह प्रत्यय। ठीक है, कैसे बनेगा, देखिए पंडित, ठीक है, पंडित जमा यह, ठीक है, पंडित और प्लस यह कर देंगे आप। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका, पांडित्य बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए पंडित हमारा क्या यहाँ पे है, पंडित जो है ये हमारा क्या है, मूल शब्द है, और हमने क्या बताया, प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें जब यह उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया पांडित्य। ठीक है, तो पंडित क्या हमारा मूल शब्द है, राइट। चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में हैं। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट में हैं, तो कितने साथियों, 2 है ना, कितने, 2 हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो विद्यापति द्वारा रचित, ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ग्रंथ अवहट में है। ठीक है, तो नाम हमने क्या बताया, एक का नाम है कीर्तिलता। ठीक है, क्या नाम है एक का, कीर्तिलता, और दूसरे का नाम क्या है, कीर्ति पताका नाम है, राइट। आगे चलते साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। बताइए निजवाचक सर्वनाम, आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें जो आपका 15 का होगा ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह समस्या मैं आप ही कर लूँगा, मतलब जो निजवाचक सर्वनाम होता है ना, ये स्वयं के लिए होता है। जैसे मैं खुद ही अपना काम कर लूँगा, ठीक है, मैं खुद ही नहा लूँगा, मैं खुद ही चला जाऊँगा, तो यहाँ पे कह रहा है यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम यहाँ पे, राइट।
चलिए इसमें क्या होता है, देखिए आप आता है, स्वयं आता है, खुद आता है, ठीक है, इसमें निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं, ठीक है। व्युत्पत्ति के विचार में बता दी शब्दों के कितने भेद हैं, 2 हैं, 8 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, तो साथियों 3 है, ठीक है, कितने हैं, 3 है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अच्छा पूछ भी तो सकता है कौन कौन से हैं, तो 3 में साथियों आपका एक आता है रूढ़ शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द जिसके क्या उसकी खंड न किया जा सके, ठीक है। एक आता है यौगिक शब्द, ठीक, एक है यौगिक शब्द, और एक आपका है योग रूढ़ शब्द, ठीक है, जो तीसरे की तरफ इशारा करता है, ठीक है। जितने बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं ना, सब जो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं, राइट। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सत्य है ये बताना है आपको। क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। या फिर आगे कह रहा है कि जब कर्म संज्ञा की तरफ व्यवहार में आ जाए तब क्रिया, ठीक है, तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। डी में कह रहा है कि उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें आपसे सही पूछा था तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया में कि कोई कर्ता होता है, ठीक है, एक काम खत्म करके उसके जस्ट बाद दूसरा काम स्टार्ट कर देगा। जैसे मैं अखबार पढ़ के, ठीक है, या ऐसे कहें कि मैं चाय पी के अखबार पढ़ने लगा, या ऐसे कहें कि अखबार पढ़ के मैं चाय पिया, ठीक है। इसमें क्या मैं करता हूँ, ठीक है, तो मैंने एक काम समाप्त करके, ठीक है, दूसरा काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है ना, तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, मतलब उसी क्षण दूसरी क्रिया में चालू कर देता है अपना, तब पहली क्रिया जो है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, ठीक है। संज्ञा या विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नाम बोधक क्रिया कहते हैं, राइट। अच्छा आगे बात करते हैं, वह संज्ञा जो किसी कार्य का या क्रिया का अर्थ देती है उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। क्रियार्थक क्रिया की परिभाषा ये थी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा राम है कि रूप है, ठीक है, राम है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपयुक्त पंक्ति में बता दीजिए रस क्या है, ठीक है, कौन सा रस है। इसमें साथियों अद्भुत रस है, कौन सा है, अद्भुत रस, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अच्छा अद्भुत रस होता क्या है समझिए इस चीज़ को। जब किसी व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ कहीं ना कहीं देखिए, यहाँ पे जिस हिसाब से पंक्ति दिया है कि रास है कि रूप है कि रस है कि जस है कि, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति के मन में विचित्र आश्चर्य जो है भावना उत्पन्न हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हमारा हो गया, अद्भुत रस हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है, ठीक है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी है, वो किसमें साथी, वो झूठा सच में है, ठीक है। कौन, झूठा सच, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अच्छा पूछ देगा किसके द्वारा रचित है, तो जो झूठा सच है ना ये यशपाल के द्वारा रचित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। देखिए अगर हम बात करें झूठा सच की, तो ये जो उपन्यास है, ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित है, ठीक है। कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित है। पहला है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य, ठीक है। पहला क्या है, वतन और देश, और दूसरा क्या है, देश का भविष्य, राइट। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है, कौन सी बोली आकार बहुला है, ठीक है। बताइए क्या ब्रजभाषा है, गढ़वाली है, भोजपुरी या कौरवी है, ठीक है। तो कौन से साथी, वो कौरवी बोली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम बात करें आकार बहुला की तो कौरवी या खड़ी बोली, ठीक है, दक्षिणी हरियाणवी। अच्छा ओकार बहुला क्या है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। ये क्या है, ये ओकार बहुला के अंतर्गत आती हैं बोलियां हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग है, ठीक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ही हमारा क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो क्रियार्थक क्रिया क्या होता है, देखिए क्रियार्थक क्रिया क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन व पुल्लिंग रूप में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा उपमा अलंकार में सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं, ठीक है। कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं बता दीजिए। तो कौन है, वो कालिदास जी हैं, कौन, कालिदास, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो देखिए बहुत बार चूंकि एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं और संभावना हर बार रहती है इन रचनाओं को एग्जाम में पूछे जाने के, ठीक है। जैसे आपकी एक है अभिज्ञान शाकुंतलम,
ठीक है, फिर है मालविकाग्निमित्रम, फिर कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, ये सब किसके? कालिदास के। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अभिज्ञान शाकुंतलम है, ठीक है, मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम और ऋतु संहार, ये सब किनकी है? ये सब कालिदास की रचना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे, इनमें से कौन सा शब्द समास का विलोम है? बताइए, समास का विलोम क्या होता है? संधि होता है, व्यास होता है, विग्रह होता है या विच्छेद होता है? ठीक है, तो समास का जो विलोम होता है साथियों वो क्या होता है? व्यास होता है, राइट, व्यास, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा संधि का विलोम पूछ दे तो संधि का विलोम साथियों क्या होता है? वो आपका विग्रह या फिर विच्छेद होता है। क्या होता है? विग्रह या विच्छेद होता है, राइट। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे, कह रहा अप्रमेय, ठीक है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? तो किसके लिए साथियों? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ठीक है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको अप्रमेय कहते हैं, राइट, यानी ये बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है कि अरे अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? बताइए, कर्म है, ठीक है, संप्रदान है, करण है या संबोधन है? ठीक है, तो इसमें साथियों संबोधन कारक है। ठीक है, कौन सा? संबोधन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अरे यार, ठीक, कौन सा है? संबोधन कारक। ठीक है, अच्छा अगर पूछे कर्म कारक, देखिए हमने जब आपको कारक पढ़ाया था तो हमने बताया था कारक का जो दूसरा नाम होता है इसको परसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसकी विभक्ति भी हमने बताई थी आपको, कर्ता ने कर्म को कर्त से संप्रदान के लिए पदांश से अलग, ठीक है, ऐसे करके बताया था हमने। इसमें देखिए हम बात करें, देखिए कर्ता कारक जो है, सॉरी पहले कर्म कारक की बात करते हैं। तो कर्म कारक अगर विभक्ति चिन्ह पूछे तो वो को होती है। क्या होती है? को होती है। ठीक है, और संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह के लिए होती है। ठीक है, और करण कारक विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होती है। ठीक है, क्या होती है? से या के द्वारा। ठीक, ठीक है, इसमें साथियों क्या होता है? ठीक, कोई साधन का बोध होता है इसमें, जैसे, ठीक है, जैसे मान लीजिए चाकू हुआ, जैसे मान के चलिए कि एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि सीता ने चाकू से फल काटा। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? तो करण कारक होगा। ठीक है, क्योंकि एक साधन, चाकू क्या है? वहाँ पे साधन है। ठीक है, यहाँ पे साधन का बोध होता है, वहाँ पे करण कारक होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है इनमें से कौन सी बोली, ठीक है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? ठीक है, कौरवी है, हाँ बिल्कुल है, कन्नौजी भी है, ब्रजभाषा भी है, मतलब ये सभी के सभी जो बोलियां हैं कहाँ की? ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी की बोलियों में तो आपकी खड़ी बोली जिसको हम कौरवी के नाम से जानते हैं, ब्रजभाषा है, बांगरू है ना, बुंदेली है, कन्नौजी है, ये सब हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। अच्छा, पूर्वी हिंदी में क्या क्या आती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये सब पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे, कह रहा है कि इनमें से कह रहा है इनमें से वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ज्ञानेश्वर हैं। कौन? ज्ञानेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है? देखिए अव्यय जब हमको पढ़ाया था हम बताए थे कि अव्यय का मतलब क्या होता है? जो व्यय ना हो, मतलब जिसपे लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे क्रिया विशेषण आपका शब्द है, ये क्या? अविकारी शब्द है। ठीक है, यानी अव्यय है। तो हम बात करते कह रहे हैं इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय बता दीजिए। वहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, धन्य, धन्य। ठीक है, तो विस्मयादि बोधक कौन सा हो गया इसमें? ठीक है, तो इसमें हो गया साथियों आपका धन्य, धन्य। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। ठीक है, तो किसी वाक्य में अगर हम बात करें, सॉरी इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय की, तो वे शब्द जिनमें हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि की भावनाएं प्रकट होती है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे अरे, हाय, ओह, ये सब क्या है? सब विस्मयादि बोधक अव्यय है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे, कह रहा है वियोग के अंतर्गत कितनी मादकता काम दशाएं मानी गई हैं? ठीक है, वियोग के अंतर्गत कितनी काम दशाएं मानी गई हैं? तो कितनी मानी गई साथियों? तो वो 10 मानी गई हैं। कितनी? 10, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे, कह रहा प वर्ग का उच्चारण स्थान बता दीजिए। प, फ, ब, ब, म। ठीक है, अब हमने आपको कल के में मतलब प्रैक्टिस सेट में बताया कि एक ट्रिक है KTM 2। ठीक है, कंठ, ठीक है, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब देखिए प वर्ग किसमें आता है? ये होता है क, च, ट, त, प। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? प वर्ग। ठीक है, तो किसमें आ गया आपका? प, फ, ब, ब। ठीक, इसमें आपका है ये ओष्ठी वर्ग है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सही होगा नासिक ओष्ठी, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कैसा ये ओष्ठी वर्ग, यानी प, फ, ब, भ, म, ये सब ओष्ठी वर्ग
होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 31 पे। कहला 31 नंबर की कमीज, ठीक है, सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? बताइए, कमीज की विशेषता बता रहा है ना कि कैसी सफ़ेद तो है तो विशेषण, लेकिन वो सफ़ेद क्या है? परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है कि संख्यावाचक है? देखिए संख्यावाचक तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि संख्यावाचक विशेषण में क्या संख्या का बोध होता है। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए जब भी मतलब कोई भी सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आके, कोई सर्वनाम शब्द, ठीक है, संज्ञा से पहले आके वो विशेषण की तरह विशेषता को प्रकट करता है तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, सर्वनाम शब्द आया ही नहीं है। ठीक है, सफ़ेद तो हमारा विशेषण है, तो इसलिए। अब बात करें परिमाण की, तो परिमाण में नाप तोल की वस्तु का बोध होता है। ठीक है, तो ये भी गलत है। लेकिन क्या बोला, सफ़ेद कमीज, अब पूछा आपसे सफ़ेद में है, इसमें क्या होगा आपका गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यानी गुण को बता रहा है यहाँ पे, तो कौन सा है? गुणवाचक है। ठीक है, अच्छा गुणवाचक विशेषण होते कौन कौन से? जैसे आपका हुआ, अगर हम बात करें इनमें, पहले बात अब ये समझिए कि विशेषण कहते हैं किसे। ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक की बात करें, जैसे आपका गुण है, ईमानदारी हुआ, बेईमानी हुआ, ठीक है, या सफ़ेद हुआ, नीला, ये सब क्या आपके, ये सब गुण को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे गुणवाचक विशेषण हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कह रहा सन 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचना को मिला है? 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला है? ठीक है, किसको मिला है साथी? तो उदय प्रकाश को मिला है। किसको? उदय प्रकाश, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब, यानी उदय प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम इस पे, क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा मलबे का मालिक कहानी का रचनाकार इनमें से कौन है? तो कौन है साथी? वो मोहन राकेश है। कौन? मोहन राकेश, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा उप विराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है? ठीक है, उप विराम का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है? देखिए, मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, ठीक, अरे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। आगे कह रहा है मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, और आपसे पूछा क्या था? ठीक है, उप विराम, तो यहाँ पे आपका उप विराम, यानी ऑप्शन नंबर हमारा भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? बताइए अर्धविराम का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? तो देखिए यहाँ पे, जब राम आया श्याम सो रहा था, इसमें तो नहीं हुआ है। शाबाश, इसमें भी नहीं हुआ है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो, देखिए ये हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? ये वाला जो चिन्ह है, यानी ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा क्या है? अर्धविराम चिन्ह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ, ठीक है, नहीं, ये कह रहा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बताइए। बहुब्रीहि समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास की बात करें साथियों, तो हमने समास पढ़ा था, आपको बताया था कि जो बहुब्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, दोनों अप्रधान पद होते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें तो क्या पूछा इसमें से? हाँ, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो बताइए किसमें? द्वंद्व में होते हैं, कर्मधारय में होते हैं कि द्विगु समास में होते हैं? ठीक है, वो हमारे होते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, किसमें होते हैं? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और कर्मधारय में हमने क्या बताया? एक विशेषण होगा, एक विशेष्य होगा इसमें। ठीक है, चलिए, और द्विगु में क्या होगा? संख्यावाची होगा एक, है ना, जैसे चौराहा, पंचवटी। ठीक है, सब क्या है? द्विगु समास है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर लास्ट और 37। इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, अब बताइए कौन सा नहीं है इसमें? आगे पहला कह रहा है जिमुत वाहन, ये है, वासव ये भी है, शक्र भी है, लेकिन पुलमोजा, ये पुलोमजा ये नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब होगा, जो दिया है ना पुलोमजा, तो पुलोमजा जो है इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है,